हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थिंकर जिनका नाम है थॉमस होब्स। उनकी बायोग्राफी देखेंगे शॉर्ट में, फिर उनका जो विचार है ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इगोइज्म। इसके बाद हम उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट थियरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, उसे समझेंगे और फाइनली उसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। अब थॉमस होब्स जो है वो 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर हैं। उनको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का एक फाउंडर भी माना जाता है, वन ऑफ द फाउंडर माना जाता है। बट उन्होंने सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पे काम नहीं किया, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। जैसे उसमें आता है हिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, थियोलॉजी एंड इवन एथिक्स। अब थॉमस होब्स का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था अराउंड 1588, बट उनके चाइल्डहुड के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं। कुछ चीज़ें पता है, जैसे उनके पिताजी जो है वो, जिनका नाम थॉमस सीनियर था, वो अनएजुकेटेड व्यक्ति थे और उनकी एक बार फाइट भी हो गई थी, यानी थॉमस सीनियर यानी उनके पिताजी की फाइट हो गई थी विद अ लोकल क्लर्की, और जिसके कारण उन्हें गांव छोड़ना पड़ा, उनको लंदन छोड़ना पड़ा। और इसके कारण पूरी जिम्मेदारी थॉमस होब्स की आ गई थॉमस सीनियर के एल्डर ब्रदर, जिनका नाम फ्रांसिस है, जो एक ग्लोव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते थे। अब थॉमस होब्स जो है उन्होंने कई जगहों पे पढ़ाई की, चर्च में पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, इवन ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एज ए ट्यूटर। बट ट्यूटर का काम करते समय उसके साथ साथ ही एक्सपांडेड हिज नॉलेज ऑन फिलोसफी। तो अराउंड 7 या 8 साल उन्होंने ट्यूटर का काम किया, बट उसके साथ साथ ही वॉज स्टडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही वॉज रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स। तो थॉमस होब्स जो है 1654 में उनको एक और पोजीशन मिली। ही वॉज इंस्टॉल्ड एज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर टू यंग चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे उनके वो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर बने। इनका मतलब रॉयल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब वो बूढ़े हो गए अराउंड से इन 1679, अराउंड एज ऑफ 91, उनको बहुत सारे बीमारियां हो गई, जैसे ब्लैडर डिसऑर्डर और पैरालिटिक। इसके कारण ही डाइड एट द एज ऑफ 91। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानते हैं तो उन्होंने किताबें लिखी, जैसे द एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट किताब उनकी थी लेवियाथान। और उन्होंने ट्रांसलेशन वर्क भी किया ऑफ ओडिसी, एक ग्रीक पोएम है ये या पोएटिक वर्क है, जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया इन रगड इंग्लिश लाइन। अब उनकी साइकोलॉजिकल ईगोइज्म के बारे में जानते हैं। पहले तो समझते हैं ईगोइज्म क्या होता है। ईगोइज्म बेसिकली आप अगर खुद के इंटरेस्ट को सीख करते हो, आपकी डिजायर को फुलफिल करते हो और वो आपका प्राइम एम है, तो उसको ईगोइज्म कहते हैं। अब साइकोलॉजिकल ईगोइज्म क्या है? साइकोलॉजिकल ईगोइज्म यानी ये जो एक विचारधारा है कि मुझे अपने डिजायर्स पूरे करने हैं और मुझे मेरा इंटरेस्ट देखना है, उसको सीख करना है। अगर कोई ये कह दे कि ये नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की, तो उस विचारधारा को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। तो थॉमस होब एडवोकेट ऑफ साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। इसे हेडोनिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें बाय नेचर ह्यूमन स्ट्राइव्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ओनली हिज डिजायर एंड फुलफिल ओनली हिज इंटरेस्ट। इसका एग्जाम्पल अगर देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आप बात करो कि कोई इंसान कोई भी अच्छा काम कर रहा है, किसी दोस्त को मदद करता है, किसी गरीब की मदद करता है, किसी बीमार की मदद करता है, तो साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट क्या कहेंगे कि वो इंसान वो चीज़ कर रहा है बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। और इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखिए तो अगर कोई सोल्जर अपनी टुकड़ी को बचाने के लिए बॉम्ब पे छलांग मार देता है, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, वॉट एवर इट मे बी, वो सैक्रिफाइस कर रहा है खुद की लाइफ फॉर हिज यूनिट, तो इसको भी साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट कहेंगे कि इट इज अ सेल्फिश एक्ट। उस रीजन वो देंगे कि ही डिड दैट थिंग फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट क्या होगा? वन, दैट ही वुड बी अनेबल टू लिव विद हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज लाइफ। उसको ये हमेशा अफसोस रहेगा कि वो अपने टुकड़ी को बचा नहीं पाया, अपने यूनिट को बचा नहीं पाया, इवन इफ ही कुड। ये एक उसके दिल में हमेशा एक अफसोस रहेगा। इससे बचने के लिए, दैट इज अगेन अ सेल्फ इंटरेस्ट एक्ट, ही इज जंपिंग ऑन द बॉम्ब और डिफ्यूजिंग द बॉम्ब। सेकेंड इज दैट ही मे कंसिडर कि डाइंग, आफ्टर डाइंग ही वुड बी सीन एज अ हीरो। तो ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है। तो जैसे आपने बैटमैन मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो बैटमैन का एक डायलॉग है कि यू आइदर डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। यानी यहाँ पे भी बैटमैन कह रहा है कि आपको अगर आपकी डेथ भी हो जाती है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ हीरो। तो ये चीज़ हमारे भी लाइफ में, इवन मोस्टली इन मिलिट्री यूनिट्स एंड इन आर्मी, ये चीज़ सिखाई जाती है। इवन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोई एक अच्छा काम करते हैं तो अपने आप एक फीलिंग आ जाती है
डिज़ायर होता है हमारे मन में कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो ये एक उनकी रीजनिंग है जो साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट है। बट इसका एक क्रिटिसिज्म भी हम दे सकते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी जान दे देता है, एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस दे देता है, तो आप क्या उसको पूछोगे कि आप उसको पूछ तो नहीं सकते कि उसका अल्टीमेट डिज़ायर क्या था। क्या उसका डिज़ायर था कि वो अपनी हीरो वर्शिप के लिए वो चीज़ कर रहा है, या फिर उसको अफसोस ना हो इस चीज़ के लिए वो कर रहा है? नहीं, ये आप नहीं पूछ सकते। तो ये आप कह भी नहीं सकते कि दैट पर्सन हैज़ डन दैट एक्ट एंड अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब इम्प्लीकेशन देखेंगे साइकोलॉजिकल ईगोइज्म से कि पहला इम्प्लीकेशन है कि अगर साइकोलॉजिकल ईगोइज्म ट्रू है तो जो हम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रुइस्टिक ड्यूटी, जैसे किसी पेशेंट की मदद करना, किसी बूढ़े को या फिर विजुअली इम्पेयर्ड को रास्ता क्रॉस करना, किसी गरीब को खाना खिलाना, ये सारी हम मानते हैं कि हमारी एक ड्यूटी है टुवर्ड आवर फेलो बीइंग हु आर इन नीड। तो ये एक गलत हो जाएगा, इट वोंट बी ट्रू कि ये ड्यूटी नहीं है, देन इट वोंट बी अ ड्यूटी फॉर अस टू डू, यानी हम ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन लिव विद अ पीसफुल माइंड। सेकेंड, इफ साइकोलॉजिकल इज ट्रू देन मॉरलिटी, जैसे हम बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, मॉरलिटी में हम देखते हैं बेनेवोलेंस के बारे में, काइंडनेस, कंपैशन, ये जो भी मॉरल वर्च्यूज है, ये भी आप अगर साइकोलॉजिकल ईगोइज्म ट्रू है तो दीज ऑल थिंग्स आर डिसीविंग अस, दिस इज नॉट ट्रू, ऑल दिस मॉरल वर्च्यूज आर नॉट ट्रू इन इटसेल्फ। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में जानते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ये एक बेस्ट नोन फॉर्मुलेशन है ऑफ होब्स, यानी होब्स इसके जाने जाते हैं। इसके अलावा और लोग भी है, लॉक है, होब्स है, और इसके अलावा लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, बट होब्स को हम जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के नाम से। तो इनके हिसाब से ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फिश है बाय नेचर, इसको हमने देखा, सेल्फिश है बाय नेचर। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म जैसे हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल ईगोइज्म में कि बाय नेचर हम सेल्फ इंटरेस्ट सीख करते हैं। और एक चीज़ होती है एथिकल ईगोइज्म, जिसमें जो एथिकल ईगोइस्ट है वो कहते हैं कि वी ऑट टू बी वर्किंग इन आवर सेल्फ इंटरेस्ट, और साइकोलॉजिकल ईगोइज्म में हम बात करते हैं कि वी आर सीकिंग सेल्फ इंटरेस्ट बाय नेचर। तो ये दो डिफरेंस है बिटवीन एथिकल ईगोइज्म एंड साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। तो जो होब्स है वो साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट है, वो कहते हैं कि बाय नेचर वी आर सेल्फिश ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं कि हम सीखते हैं बाद में, जैसे एथिकल ईगोइस्ट कहते हैं कि हमको सीखना चाहिए कि वी शुड सीक आवर इंटरेस्ट आवर सेल्फ। तो वो बिलीव करते थे ह्यूमन हैव अ नेचुरल डिजायर टू अमास पावर, यानी इसे समझते हैं। आप सब यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप कह सकते हो कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे देश को आगे बढ़ाना है, बट साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट कहेंगे कि अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट डिजायर है टू सीक पावर, आप पावर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो सोसाइटी में। और ये चीज़ सिर्फ जो एक ब्यूरोक्रेट है वही नहीं करता, या एस्पिरेंट है वही नहीं करता, कोई भी फील्ड देख लो, आप कोई इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, एट द एंड यू वांट द अल्टीमेट एम इज टू अमास पावर। पावर यानी यही नहीं है कि आपको राजा महाराजा या फिर ब्यूरोक्रेट या फिर प्राइम मिनिस्टर बनना है। पावर अपने घर में भी आप पावर सीख कर सकते हो, पावर का मतलब डोमिनेंस। तो ही बिलीव दैट ह्यूमन हैव अ नेचुरल डिजायर टू अमास पावर। ये आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी जो है वो ओरिजिनेट होती है आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड फियर। इसे समझते हैं कि सोसाइटी कैसे, हम जब बात करते हैं सोसाइटी की तो हम सोसाइटी बहुत समय से हम जानते हैं सोसाइटी कब इवॉल्व हुई थी, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट इनिशियली वी वर मोर ऑफ व्हाट वी कैन से प्रिमिटिव ह्यूमंस, जहाँ पे सोसाइटी का कंसेप्ट नहीं था। वी वर ओनली ईटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एंड डूइंग थिंग्स विच वर इन नेचर। तो जैसे सोसाइटी इमर्ज हुई, तो कैसे सोसाइटी इमर्ज हुई इसका रीज़न भी देते हैं। तो उनका कहना है कि सोसाइटी इमर्ज होती है बिकॉज वी सीक आवर ओन इंटरेस्ट एंड वी आर फियरफुल ह्यूमन बींग्स। तो वो डिफेंड भी करते हैं कि क्यों हम सीक करते हैं इंटरेस्ट और क्यों हम फियरफुल रहे, क्योंकि हम अपने वेलबींग को चाहते हैं, हमारे हैप्पीनेस को चाहते हैं, तो बहुत ही एक्सेप्टेबल है। अब इस दोनों का लिंकेज कैसे होता है ये देखते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो है उनकी एक इनसैटिएबल क्रेविंग होती है, एक डिजायर होती है जो कभी खत्म नहीं होती, इनसैटिएबल यानी जो कभी खत्म नहीं होती, ऑफ सीकिंग पावर। और ये पावर सीख करने, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये सोसाइटी जो है उससे पहले की बात करें, जब सोसाइटी इवॉल्व हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं। हमें स्टोन एज से लेके उस एज तक हम बात कर सकते हैं जब हम सोशल बीइंग नहीं थे, यानी हम सोसाइटी में नहीं रह रहे थे, हम इंडिविजुअली रह रहे थे। तो जो होब्स है वो कहते हैं
ह्यूमंस में इनसैटिएबल क्रेविंग होती है ऑफ पावर। और इसको हम आगे भी बढ़ा के बोल सकते हैं कि सोसाइटी आने के बाद भी हम देखते हैं कि जब मिडिवल एरा था या जब ब्रिटिश राज था, उस समय क्या हो रहा था, लोग पावर के लिए एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे, किंग्स अपने एक दूसरे के बीच में युद्ध कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की बात करते हो। तो वो चीज़ हमें सिर्फ सोसाइटी के पहले ही नहीं दिखती, बाद में भी दिखती है। ये हमारा एडिशन है। बट होप्स कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव एन इनसेटिएबल क्रेविंग फॉर पावर दैट ओनली एंड्स विद डेथ। अगर आप पावर अमास करना चाहोगे तो पावर ये जीरो सम गेम है। एक पर्टिकुलर थिंकिंग है या एक पर्टिकुलर थ्योरी है कि जीरो सम गेम यानी आप अगर पावर चाहते हो तो आपको किसी और से पावर लेनी पड़ेगी। आपकी पावर बढ़ेगी तो दूसरे की पावर घटेगी, क्योंकि जो अल्टीमेट पावर है वो लिमिटेड है। इसे जीरो सम गेम कहते हैं। तो ये पावर लेने की जो कोशिश होती है उसमें किसी ना किसी की डेथ हो सकती है और होती है एज पर होप्स। तो पीपल जो है, लोग जो है, वो चाहते क्या है, वो अल्टीमेटली चाहते कि पावर तो चाहते बट एट द सेम टाइम वेलबींग और हैप्पीनेस भी चाहते। तो इसके बीच में अगर हमें बैलेंस रखना है तो वी हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इन वी शुड अवॉइड दिस थिंग्स ऑफ कंपटीशन फॉर पावर एंड डेथ अल्टीमेटली। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो लोगों को साथ में आके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद सोसाइटी, विद गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का तो उस समय वी कैन से इट इज़ नॉट इन प्लेस। आपको गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, आपको सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशंस हो, कुछ पंचायत हो, कुछ कोई किंग हो, और फिर आप उनके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पीपल जो है, हम बात करते हैं कि पावर कम फ्रॉम पीपल, बट पीपल आर एक्चुअली गिविंग पावर टू द अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी एज पर होप्स। तो ये हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं लोग खुद अपने आप विद द अथॉरिटी सो दैट दे विल प्रोटेक्ट द पीपल। यानी वो अपनी वेलबींग और हैप्पीनेस जो है इसको इंश्योर करते हैं। तो इस हिसाब से सोसाइटी क्रिएट होती है। यानी पहले जब सोसाइटी नहीं थी देन इट वाज ऑल एट जीरो सम गेम, और सब कोई पावर चाहता था और उसकी अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या होते थे कि डेथ एंड मिजरी। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी क्रिएटेड अ सोसाइटी वेर इन वी क्रिएटेड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हमने भाई पावर दे दी कुछ लोगों को कि वो गवर्न करें हमें, यानी हमने कुछ अपने राइट्स गिव अप कर दिए। अब ये जो हमें गवर्न कर रहा है ये इन लोगों का कंट्रोल होगा हम पे, हम क्या करते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, किस चीज़ को हम डिज़ायर करते हैं। ये जो राइट्स हैं इसको हमने गिव अप कर दिया है अथॉरिटी को, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया और अथॉरिटी इन रिटर्न हमको प्रोटेक्ट करेगी, हमें इस अल्टीमेट चीज़ से यानी डेथ से बचाएगी और बाकी चीज़ों से हमें बचाएगी। ये जो सिविल अथॉरिटी है, ये जो लॉ है, ये फाउंडेशन है मॉरलिटी। यानी उनका मानना है जब हम सोसाइटी में नहीं रहते थे देन वी वर इमोरल ह्यूमन बींग्स, वी वर प्रिमिटिव, वी वर सैवेजेस, इस तरह से वो मानते हैं। जब हम सिविल अथॉरिटी और लॉ को लाते हैं तभी हम मॉरल बन पाते हैं। अगर सिविल अथॉरिटी और लॉ ना हो देन वी वोंट बी मॉरल इनफ। दिस इज व्हाट थॉमस होप इज सेइंग। वो क्लेम करते हैं कि मॉरलिटी, अगर आपको मॉरलिटी चाहिए तो आपको सोशल अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए। यानी सोशल अथॉरिटी प्री रिक्विजिट है ऑफ मॉरलिटी का। और सोशल अथॉरिटी के लिए कौन लोग होंगे जो सोशल अथॉरिटी एनफोर्स करेंगे? वो लोग होंगे एब्सोल्यूट सोवरेन पावर जैसे किंग। अब ये जानना जरूरी है कि ये दौर कौन सा था जब थॉमस होब्स बात कर रहे थे। ये वो दौर था जब इंग्लैंड में राजा था और उनके खिलाफ सिविल वॉर हुआ था। तो आप सोच सकते हैं वो उस दौरान जो भी चल रहा था उस हिसाब से अपनी थ्योरी गढ़ रहे थे। तो ही क्लेम्स की मॉरलिटी जो है वो नेसेसिटेट्स सोशल अथॉरिटी विच मस्ट बी इन हैंड्स ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेन पावर। वो क्लेम करते हैं कि मॉरल बिहेवियर जो है ये अचीव तभी किया जा सकता है जब आपके पास इंस्टीट्यूशंस होंगे जैसे गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जब आपको रिवॉर्ड करेगी या पेनलाइज करेगी, रिवॉर्ड करेगी फॉर गुड बिहेवियर और पेनलाइज करेगी फॉर बैड बिहेवियर, तभी आप एक्चुअली मॉरल बिहेवियर इंश्योर कर सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट है और वो आपको रिवॉर्ड ना करे, अगर पेनलाइज ना करे फॉर गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर रिस्पेक्टिवली, सो देयर इज नो पॉइंट, यू वोंट लिव अ मॉरल लाइफ। तो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है कि आप सेल्फ इंटरेस्ट है रिवॉर्ड पाने के लिए आप मॉरल रह रहे हो। अगेन सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद को पेनलाइज ना हो, आपको पेनल्टी ना मिले, अगेन दैट इज ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट। तो उसके लिए आप मॉरल रह रहे हो। तो दो चीजें हैं मॉरलिटी का फाउंडेशन, वो क्या बात कर रहे हैं? एक तो है सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा है सोशल अथॉरिटी।
and law and government and sovereign power. So morality is based not on something that is instinct in us, यानी हमारे नेचुरली हम मॉरल नहीं है एज पर थॉमस होब. इट वुड बी हजार्डस, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सिविल पावर नहीं हो तो आप, इट वुड बी फूलिश एंड हजार्डस टू फॉलो मॉरल परसेप्ट. यानी आप तालिबान में चले गए जहाँ पे कोई सिविल पावर नहीं है, अभी तो वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई और वो कह रहे कि दे आर गवर्नमेंट एज सच, बट आपको पता है कि एक समय था जब वहाँ पे तालिबान रूल कर रहा था और कोई एक गवर्नमेंट नहीं था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, या अगर गवर्नमेंट नहीं था तो भी वो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट किया था विद द पीपल कि हम आपको ये राइट्स देंगे, और बहुत सारे लोग जो थे वहाँ के दे वर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो अगर ऐसी जगह पे अगर आप मॉरल परसेप्ट्स के साथ जियोगे देन आप चांसेस है कि आपको ही इंजरी हो. आप भला करने की कोशिश करो और तालिबान इट वोंट टेक इट इन द राइट सेंस एंड इट मे हार्म यू. तो ये चीज़ जो है मॉरल परसेप्ट, ये आप सिर्फ ऐसी जगह पे कर सकते हो जहाँ पे सिविल पावर हो. अदरवाइज अगर आप इन जनरल हम बात करें कि ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, सब कोई अपने अपने हिसाब से जी रहा है, तो मैं अपना घर बचाऊंगा, घर बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी लगेगी, अदरवाइज कोई भी आके मेरे घर में घुस सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट पावर. सो मॉरल परसेप्ट जो है, इवन अगर आप किसी को मदद करते हैं वो आगे जाके आप ही को लॉस कर सकता है. सो ये मॉरल परसेप्ट तभी काम में आएगा अगर आप सबकी जो एक्शंस है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई गवर्नमेंट हो. दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ इट. मेन आर मॉरल ओनली इफ इट प्रमोट्स इंडिविजुअल सिक्योरिटी. अगर आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिलती है तभी आप आगे जाके मॉरली बिहेव करोगे. ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आप सिक्योर नहीं हो आप मॉरली बिहेव कर ही नहीं सकते. अगर आप करते हो देन इट वुड बी फूलिश एंड हैजार्डस एज पर होप्स. तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज एब्सोल्यूट सिविक पावर होना चाहिए. एक कोई ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जिसके पास एब्सोल्यूट सिविक पावर हो. अब क्रिटिसिज्म देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी. क्रिटिक्स क्या बात करते हैं कि होप्स को अक्यूज करते हैं कि उसने ह्यूमन साइकी को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, कि ह्यूमन आर बेसिकली लुकिंग फॉर ओनली देयर डिजायर, देयर सेल्फ इंटरेस्ट, हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं. तो एक बहुत ही नैरोली हमें या ओवर सिंप्लीफिकेशन एज एन एनिमल ही हमको कंसिडर कर दिया है. हमारे में बहुत डायनामिक्स नहीं है इस तरह से देखते हैं, और ओवर सिंप्लीफिकेशन हर कोई वैसा ही. तो ये गलत है, ये क्रिटिसिज्म पहला बनता है. सेकेंड, नेचर ऑफ मैन इज सोशल. हम पहले से ही सोशल रहे हैं. हम बात करते हैं एक चीज की कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. जब सोसाइटी नहीं थी, जब आप एप्स थे या होमो इरेक्टस थे, होमोसेपियन थे, उस समय क्या हम बस एक दूसरे को मार काट रहे थे और हम सरवाइव कर रहे थे ताकि जो फिटेस्ट है वही आगे बढ़े, या जो फिटेस्ट है वही आगे बढ़ेगा तब जब बाकी जो अनफिट है वो एलिमिनेट हो जाए. ये जो एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थियरी है इसको आजकल खारिज किया जाता है. अब माना जाता है कि एम्पैथी जो है उसके वजह से हमारी डेवलपमेंट हुई है. हमारे जो इवोल्यूशन हुई है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वजह से नहीं हुई, यानी जो फिट नहीं है वो पीछे रह गए और जो फिटेस्ट है वो आगे बढ़ गए, इसीलिए दे कुड सर्वाइव. सिर्फ फिट आगे बढ़े ये बात नहीं है. हम एम्पैथेटिक हैं. इवन व्हेन वी वर इन स्टोन एज टाइम्स we were empathetic to each other, we were supporting each other, that why we were able to survive and evolve. ये आज की डेट में एक बहुत ही वैलिड और समझा जाता है एज अ थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. तो जो नेचर ऑफ मैन है वो सोशल रहा है, पहले से ही हम सोशल रहे हैं, हम ग्रुप्स में रहे हैं, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि जहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर यानी वो एज जब सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई थी और हम नेचुरल इंस्टिंक्ट से काम कर रहे थे, वी वर नॉट एज अ ग्रुप और वी वर नॉट लिविंग एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं. ऐसा कोई एविडेंस मिलता नहीं कि दैट वुड प्रूव दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. मैन जो है वो मैन एंड ह्यूमन एंड विमेन एवरीथिंग दे वर सोशल फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. और थर्ड क्रिटिसिज्म जो है वो है कि हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सरेंडर. थॉमस होब्स कह रहे हैं कि आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा टू एन अथॉरिटी, प्रोबेबली अ किंग. ये इनकंसिस्टेंट है विद अनदर राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. अगर आप कंप्लीट अथॉरिटी दे देते हो किंग को, देन ही वुड हैव एन अथॉरिटी टू इवन किल समवन, एंड वी नेचुरली हैव अ राइट टू प्रिजर्व आवरसेल्फ. हम खुद को प्रिजर्व करने की एक हमेशा हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि हम अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करें. और ऐसे सिचुएशन में वी विल नेवर गिव अप कंप्लीट अथॉरिटी टू अ किंग. वी वुड आस्क द किंग दैट यू शुड नॉट आर्बिट्ररीली टेक अवे अवर लाइफ. आर्बिट्ररीली टेक नहीं कर सकते, वो ले नहीं सकते हमारी लाइफ. कुछ ना कुछ
लॉ का प्रोसेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हम कहते हैं, जिसके हिसाब से या जिसके थ्रू किसी की लाइफ ली जा सकती है। उसने कोई गुनाह किया होना चाहिए जो प्रूव होना चाहिए, इसके थ्रू ही उसकी लाइफ ली जा सकती है। तो कंप्लीट सरेंडर टू अथॉरिटी इज इनकंसिस्टेंट विद राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन विच इज रिटेन्ड बाय मैन। इसके अलावा इनकी थ्योरी अनडेमोक्रेटिक भी पता चलती है कि आप अगर पूरी तरह से अथॉरिटी दे देते हो किसी को, देन दैट वुड लीड टू एनार्की, टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप जो अनडेमोक्रेटिक है। इसके अलावा हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी बात करते हैं। क्या सभी लोगों ने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी साइन की है? नहीं, कुछ लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर सेटअप से खुश नहीं होंगे, और जिसकी वजह से इतना आप देख सकते हो फ्रांस में इतना रेवोल्यूशन हुआ था। क्यों हुआ था? ब्रिटेन में रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिका में आप देख सकते हो जंग हुई थी। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को सभी लोग अबाइड नहीं करते। जो लोग अबाइड करते हैं वो कर सकते हैं, बट जिन्हें नहीं करना है, दे शुड हैव द राइट टू बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अनडेमोक्रेटिक भी पता चलता है। तो ये क्रिटिसिज्म हमने देखा। अब हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ देखी है। हमने स्मॉल बायोग्राफी देखी, फिर हमने देखा कि होब्स जो है वो एडवोकेसी कर रहे हैं ऑफ साइकोलॉजिकल इगोइज्म। साइकोलॉजिकल इगोइज्म में बेसिकली हम अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं, अपने इंटरेस्ट को सीख करते हैं, और इसको हेडोनिज्म भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखें कि अगर साइकोलॉजिकल इगोइस्ट को कोई पूछे कि अगर किसी बंदे ने अपनी जान दी है किसी और के लिए, तो वो बोलेंगे नहीं, इसमें भी उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, वो अपने नज़रों में गिरना नहीं चाहते या फिर वो खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं। इसके अलावा इम्प्लीकेशंस देखें तो अगर हम साइकोलॉजिकल इगोइज्म को ट्रू मानते हैं तो जो भी हम ड्यूटी कहते हैं, एल्ट्रुइस्टिक ड्यूटी, किसी की मदद करना, वो सब बेकार है, वो सब अनट्रू है। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकलिज्म ट्रू है तो जो हमारी मोरालिटी है, बेलोवेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ये सब डिसीविंग है। हम ये सिर्फ हमारे दिमाग में कुछ और है और हम कुछ और कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसिस्टेंट विद आवर थॉट्स एंड आवर एक्शन। ये डिसीविंग चीज़ कर रहे हैं अगर कोई काइंडनेस दिखा रहा है, कंपैशन दिखा रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में हम जानते हैं तो होब्स जो है वो फेमस है फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, और उनके हिसाब से ह्यूमन जो है वो सेल्फिश होता है बाय नेचर। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर गैदर करनी होती है, और वो जो सोसाइटी है उसको क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट और फियर से डरा हुआ रहता है। पहले तो सेल्फ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि इंसान वेलबींग और हैप्पीनेस चाहता है, और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर कोई पावर चाहता है वहाँ पे उसको हमेशा डर रहता है कि उसकी जान कभी चली जाए। तो इसीलिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है टू अवॉइड सच सिचुएशन, और इसी वजह से वो बाद में मॉरल बिहेव कर पाता है। यानी जो सिविल अथॉरिटी और लॉ है, ये मॉरलिटी का फाउंडेशन है। अगर सिविल अथॉरिटी और लॉ ना हो तो कोई मॉरल नहीं बनेगा। अगर कोई बनने की कोशिश भी करता है तो उसको वो फुलिश और हैजार्डस मानते हैं, थॉमस होब। इसके अलावा क्रिटिसिज्म में हमने देखा कि ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है ऑफ ह्यूमन साइकी, कि इंसान हमेशा खुद के भले के लिए ही सोचता है, किसी और के लिए नहीं सोचता। हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दी दूसरों के हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, बट रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिला। नेचर ऑफ मैन जो है वो सोशल रहा है पहले से ही, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। और कंप्लीट सरेंडर तो कोई करता ही नहीं। हमने रेवोल्यूशंस देखे इतने सारे, क्यों हुए वो? क्योंकि इंसान सेल्फ प्रिजर्व करता है, अपने राइट्स होते हैं कुछ, वो उसको चाहता है कि वो उसके पास रहे, और एट दी एंड ये अनडेमोक्रेटिक लगता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। अब जाते जाते कुछ हमारे कोर्सेस है, पेड कोर्सेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे जीएस या जनरल स्टडीज़ के कोर्सेस है 2023 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जीएस विदाउट आंसर इवैल्यूएशन आपके पास एक कोर्स आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा और एक कोर्स है विद आंसर इवैल्यूएशन, और फाइनली मेंटरशिप। अब विदाउट आंसर इवैल्यूएशन में पता चलता है कि हम आंसर इवैल्यूएट नहीं करते, बट बाकी की सारी चीज़ें आपको मिलती है। कंटेंट मिल जाता है, ऐसे कंटेंट, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, टॉपिक वाइज क्विज मिल जाता है, मॉडल आंसर सोल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जीएस विद आंसर इवैल्यूएशन में क्या है कि आपको इवैल्यूएट करके देंगे हम। पहले की जो है जीएस विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, वहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं होता, बट आपको मॉडल आंसर्स मिल जाते हैं। जीएस विद इवैल्यूएशन में आपको इवैल्यूएट करके मिलेगा, और फाइनली जीएस मेंटरशिप में आपको कुछ मेंटर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। आप उनके साथ बात कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप होगा, ऐसे मेंटरशिप होगा। तो ये इसके प्राइजेस अलग अलग हैं, आप इसे अवेल कर सकते हो फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। इसके अलावा सोशियोलॉजी के कोर्सेज भी है 2023 के लिए, अगेन द सेम पैटर्न, विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, विद आंसर इवैल्यूएशन और सोशियोलॉजी मेंटरशिप कोर्स। तो इसे आप अवेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड कर सकते हो।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हम आगे के लेक्चर्स में और थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप यू फाउंड इट बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।